अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खैरियत से होंगे और बहुत सारे एंजॉय भी कर रहे होंगे। अच्छा बच्चों, आज हमने एफएससी पार्ट 2 का मैथ स्टार्ट करना है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ऑल बोर्ड्स में जो पढ़ाया जाता है। अच्छा तो जैसे आपने पार्ट 1 में मैथमेटिक्स के 2 हिस्से पढ़े थे, पहला था अलजेब्रा और दूसरा हिस्सा कौन-सा था? ट्रिग्नोमेट्री। तो इसी तरह जो पार्ट 2 का मैथ है, उसका पहला जो हिस्सा है वो कैलकुलस है और जो दूसरा पार्ट है वो है एनालिटिकल ज्योमेट्री। तो बच्चों जो एनालिटिकल ज्योमेट्री होती है ना, इसको आप प्री कैलकुलस भी कहते हो, यानी कि कैलकुलस से पहले जो कैलकुलस के टर्म्स आप पढ़ते हो वो किन रिजल्ट से आया है वो आप एनालिटिकल ज्योमेट्री में पढ़ते हो। ठीक है, तो इस लिहाज से एनालिटिकल ज्योमेट्री को प्री कैलकुलस भी पढ़ते हैं। तो जो पार्ट 1 यानी कि पहला जो हिस्सा है कैलकुलस, उसका जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें आपने पढ़ना है फंक्शंस, लिमिट्स। लिमिट्स पढ़ने के बाद कंटिन्यूटी। तो बेसिकली जो फंक्शन है ना बच्चों, फंक्शन को पढ़ने से पहले आपके पास बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना वो होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। देन आप इन तीनों चीज़ों को पढ़ने के बाद फाइनली आप फंक्शन की तरफ मूव करते हो। तो चूँकि पहला जो चैप्टर है उसमें फंक्शन है, लिमिट है और कंटिन्यूटी है। तो फंक्शन को पढ़ने के लिए आपके पास इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होने ज़रूरी हैं। तो आज हम बाकायदा चैप्टर तो स्टार्ट नहीं करने जा रहे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो पढ़ने जा रहे हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम आज? हम आज स्टार्ट करेंगे ऑर्डर्ड पेयर से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऑर्डर्ड पेयर से। आपने पहले अपनी प्री क्लासेस में पढ़ा हुआ है, लेकिन आज हम इसको रिमाइंड कर लेंगे ताकि हमारा ये फ्रेश हो जाए अगेन। अच्छा बच्चों, हमारा लेक्चर 1 था, जैसे कि हमने बात की थी ऑर्डर पेयर से हम स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर पेयर समझाने से पहले ना मैं आपको एक थोड़ी सी एग्जांपल्स बता देती हूँ। जैसे कि आपने गेन करना है 6, तो इसके लिए आप करते हो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो। आपने ऑर्डर का ख्याल नहीं ना किया। तरतीब ऑर्डर क्या होती है? ऑर्डर क्या मतलब कि तरतीब। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? तरतीब। ठीक है, तो अगर आप 6 का ख्याल करो तो आपने नहीं देखा कि 2 पहले लिख लो या 3 पहले लिख लो, तो आता तो हमारे पास 6 ही है। मतलब ये तरतीब नहीं है। ठीक है, यानी कि 2 + 3 कर लो तो भी 5 है, या 3 + 2 कर लो तो भी 5 है। हम तरतीब का ख्याल नहीं कर रहे, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि आपने तरतीब का ख्याल लाजमी करना है। ठीक है, तो इस लिहाज से मैं आपको ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन बता देती हूँ कि एन ऑर्डर्ड पेयर एक जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो कंसिस्ट कर रहा होता है वो कंसिस्ट करता है 2 एलिमेंट्स के ऊपर इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। यानी कि जो एक ऑर्डर पेयर होता है ना वो कंसिस्ट करता है 2 एलिमेंट्स पे। कितने एलिमेंट्स पे? 2 एलिमेंट्स के ऊपर वो कंसिस्ट कर रहा होता है, लेकिन किस में? एक फिक्स्ड ऑर्डर्ड शेप में। मतलब कि फिक्स उसका ऑर्डर होता है, तरतीब होती है, एक फिक्स ऑर्डर्ड यानी कि उसका पैटर्न होता है, उसी में वो कंसिस्ट कर। जैसे कि हम कह लेते हैं x1 और y1 ऐसे करके, मतलब कि x पहले और y बाद में, यानी कि इनकी तरतीब है। ठीक है, और इस तरह इसको अगर आप इक्वल कर देते हो तो 3 4 के, तो यानी कि x जो है वो इक्वल है 3 के और जो y जो है वो इक्वल है 4 के। इस तरह की जो चीज़ें होंगी उनको ऑर्डर्ड आप कहते हो। तो ये आपका ऑर्डर्ड पेयर है। अच्छा, तो यानी कि इसमें आप तरतीब ख़राब नहीं करोगे। x पहले है और y बाद में है, इसको कहते हैं तरतीब लगा दी है आपने। इसको कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसमें x किसकी इक्वल है 3 के और y किसकी इक्वल है 4 के। अच्छा, इसी तरह दो जो पेयर्स होते हैं ना वो इक्वल भी होते हैं ऑर्डर्ड पेयर। वो कब होते हैं? इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स आप पढ़ते हो। दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे? जब, इसकी मैं आपको बाकायदा डेफिनेशन बताती हूँ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर की। अच्छा, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो है ना, इसमें हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर्स कब इक्वल होंगे? जब एक हमारे पास ऑर्डर पेयर A1 B1 होगा और दूसरा जो हमारे पास ऑर्डर पेयर A2 B2 होगा,
और इन दोनों को हम आर सेट टू बी इक्वल होंगे, आर सेट टू बी इक्वल कहा जा सकता है कब, इफ अगर A1 इक्वल होगा A2 के, इसी तरह B1 इक्वल होगा B2 के, तो तब ही हम इनको इक्वल कहेंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं होंगे। अंडरस्टैंड? यहाँ तक उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। तो अब हमने इसके बाद मूव करना है कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। किसकी तरफ? कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरफ। तो बच्चों जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये आपने बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों ने सेट पढ़ा हुआ है। सेट के बारे में आपको पता है, आप फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 1 में सेट पढ़ के आए हैं। तो जब चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था फर्स्ट ईयर, उसमें सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट वहीं से शुरू होता है कि लेट हमारे पास क्या है, लेट करते हो आप और कहते हो कि ए और बी, लेट ए और बी जो है ये और की यानी कि जो सैम्पल है वो आप ए और बी एनी टू नॉन एम्प्टी, नॉन मतलब उसमें कुछ ना कुछ होगा, खाली नहीं होंगे, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। आपके पास ए और बी जो है वो एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स है। ये आपने पहली बात कर ली कि हमारे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। तो फिर क्या होगा, एक जो सेट होगा ना, एक और सेट बनेगा इन दोनों से, इन दोनों ए और बी से एक और सेट बनेगा, ए सेट से और बी सेट से एक और नया सेट बनेगा। और वो जो सेट होगा ना वो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स पे बनेगा। और जो वो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, वो जो ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे वो ए बी की फॉर्म में बनेंगे। वो किस में बनेंगे? ए और बी की फॉर्म में बनेंगे। किन से? ए सेट से और बी सेट से एक जो नया सेट बनेगा वो इस तरह से बनेंगे, सच दैट जो ए है वो बिलोंग करेगा ए सेट को, यानी कि ए जो एलिमेंट होगा वो ए का होगा। इसी तरह जो बी एलिमेंट होगा वो बिलोंग करेगा बी सेट को। समझ आ रही है आपको? इज कॉल्ड a Cartesian product set A एंड B। तो मतलब कि ए सेट और बी सेट को मिला के एक और नया जो सेट बनेगा वो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। कहाँ से? ए और बी के बीच में। और एंड इट इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। इसको आप किससे डिनोट करोगे? ए क्रॉस बी से। आप इसको किससे डिनोट करते हो? आप इसको ए क्रॉस बी से डिनोट करते हो। समझ आई बात की? तो यानी कि प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, आपके पास एक आता है सोल्यूशन, आता है आपके पास एक कॉम्बिनेशन, आता है आपके पास एक प्रोडक्ट आता है दो सेट्स का। तो यूँ आप बच्चों अगर देखा जाए ना, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है टू सेट्स का। यानी कि आप दूसरे लफ्जों में कह सकते हो कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ना, इज अ प्रोडक्ट और या मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू सेट्स। ये दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन है। क्या है? दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो से मतलब कि दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन से आप जो एक नया सेट हासिल करते हो ना, वो नॉन वाइड होता है। क्या होता है वो? नॉन वाइड सेट होता है। अब जो
द कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपने ये बात भी जहन में रखनी है कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ना, इज ऑलवेज नॉन वाइड। अब ये नॉन वॉइड क्या होता है कि ये एम्प्टी नहीं होता, इसमें कुछ ना कुछ हमेशा ही होता है। नॉन वॉइड सेट होता है ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं ना उन सब का नॉन वॉइड सेट होता है। ठीक है। अच्छा, इसको डिनोटेड बाय, फिर वही बात आ गई, इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। कैसे इसको डिनोट करते हैं? ए क्रॉस बी से। बट हमेशा याद रखना है कि जो ए क्रॉस बी होता है ना वो कभी भी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के। ठीक है। अच्छा जी, यानी कि अब मैं ना आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, वो दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ये भी एक मुख्तलिफ होगा और ये भी मुख्तलिफ होगा सेट है, ये भी एक सेट ही और ये भी एक सेट, लेकिन दोनों अब क्या हो जाएंगे? मुख्तलिफ हो जाएंगे। चलो मैं ना आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ कि फर्ज करो ए इक्वल है हमारे पास 1 2 3, और इस तरह हमारे पास एक बी सेट है, वो क्या है? उसमें हम रख लेते हैं 4 5 रख लेते हैं। ठीक है। अब मैं कहती हूँ ए क्रॉस बी, यानी कि ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है बी के साथ, दोनों को हमने ज़रब करवानी है, यानी कि दोनों का हमने प्रोडक्ट लेना है। तो ए क्रॉस बी का जब हमने प्रोडक्ट करना है तो यानी कि ऑर्डर्ड पेयर बनाने ना, बीच में ऑर्डर्ड पेयर पेयर ऐसे करके बनाने। तो 1 का पहले 4 के साथ 1,4, मतलब तरतीब याद रखनी है कि 1 किसको बिलोंग करता है? ए को। 4 किसको बिलोंग करता है? बी को। जैसे कि हमने पीछे बात की थी कि ए बिलोंग टू ए और बी बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसी तरह ऑर्डर्ड पेयर जब हमने बना लिया तो ए का पहला एलिमेंट बी के पहले एलिमेंट के साथ, लेकिन बी का एलिमेंट आएगा दूसरे नंबर पे, भले वो पहला है लेकिन आएगा दूसरे नंबर पे, इसको तो तरतीब लगाई हुई है। इसी तरह अब 1 को 4 के साथ करवा लिया, 5 के साथ करवा लिया, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया, पेयर करवा लिया। अब इसी तरह अब 2 की बारी है, इसको 4 के साथ, अब इसी तरह 2 को 5 के साथ करवा लिया। अब इसी तरह 3 की बारी आ गई, 3 को 4 के साथ पेयर कर लिया और इसी तरह 3 को 5 के साथ पेयर कर लिया। ऐसे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि 22 मल्टीप्लाई बाय अगर हमने 11 करना हो तो पहले हम 1 को दोनों के साथ करवाते हैं ऐसे मल्टीप्लाई, फिर इसी तरह इस 1 की बारी आ जाती है तो इसको भी ऐसे करवा लेते हैं। समझ आ रही होगी आपको? बिल्कुल वैसे ही तरतीब का ख्याल रखना है इसमें, लेकिन ये है कि अगर आप टेबल के हिसाब से, जैसे हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया था और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 किया था, तो उसमें हमने अरेंजमेंट का इतना खास ख्याल नहीं रखा था, लेकिन अब लेकिन इसमें हमने तरतीब का ख्याल रखना है क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है। समझ आ रही बात की? अच्छा, अब ये जो हमारे पास यहाँ से लेके इतना ये जो हमने पेयर्स बनाए हैं ये भी तो एक सेट ही है, लेकिन ये किसका है? ए क्रॉस बी की वजह से। अच्छा, अब बच्चे अक्सर ये पूछते हैं कि हमें ये कैसे पता चले कि इसमें कितने बनने हैं? तो बच्चों देखो, सेट जो ए था इसका ऑर्डर क्या है? सेट ए का ऑर्डर क्या है? एन से शो करते हैं और ब्रैकेट में लिखते हैं कि ए। सेट ए का ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 3। क्या है? 3। इसी तरह जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है वो क्या है? 2 है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? यानी कि कितने एलिमेंट्स कार्टेशियन प्रोडक्ट में बनेंगे? ए क्रॉस बी क्या होगा? वो होगा बच्चों, अगर देखा जाए कितने एलिमेंट्स बनेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल 6, तो कितने? 6 एलिमेंट्स बनेंगे। तो देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 एलिमेंट्स बन गए। ठीक हो गया। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने कितने ऑर्डर पेयर बने? इसमें 6 ऑर्डर पेयर्स बने, यानी कि इसके इसमें कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं? आगे 6 एलिमेंट्स आ रहे हैं इस सेट में। तो ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। अच्छा, अब हमने पढ़ना है कि अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके अब रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे।
हम बना लेते हैं एक छोटी सी वेन डायग्राम सेट ए के लिए। वो क्या थी हमारे पास, 1 2 एंड 3। इसी तरह हम बना लेते हैं वेन डायग्राम सेट बी के लिए। वो क्या है, 4 एंड 5। हम मैप करवाते हैं। तो अब हमने 1 को 4 के साथ करवाया था, 1 को 5 के साथ करवाया था, 2 को 4 के साथ भी करवाया था, 2 को 5 के साथ भी करवाया था, 3 को 4 के साथ भी करवाया था और 3 को 5 के साथ भी करवाया था। ठीक है। अच्छा, ये सारे एलिमेंट्स क्या थे सेट ए के, इनको आप कहते हैं डोमेन और इनको कहते हैं रेंज। ठीक है, डोमेन एंड रेंज। अब इसको आप इनपुट भी कह लेते हो, इसको आप आउटपुट कहते हो। ठीक हो गया। इनके और भी नेम आएंगे, लेकिन वो आगे जाके मैं आपको दूसरे जो रिलेशन है उसमें समझाऊंगी। रिलेशन के बाद फंक्शन में समझाऊंगी आपको। डोमेन और रेंज का मजीद कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता जाएगा। अच्छा, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट की मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, और डॉट पेयर की भी आ गई होगी। स्टूडेंट्स, अब हमने पढ़ना है रिलेशन क्या होता है। अब हमने क्या पढ़ना है, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी टाइप्स कितनी होती हैं, आखिर एक जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें मिला है उसमें से कितने हम रिलेशंस बना सकते हैं। ये सारा कुछ अब हम इसमें पढ़ते हैं, फिर आपको मज़ीद क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। बेसिकली जो एक रिलेशन होता है ना बच्चों, वो भी दो सेट्स के बीच में ही डिफाइन किया जाता है। जो रिलेशन होता है ना, वो भी बेसिकली रिलेशन इज डिफाइंड बिटवीन टू सेट्स। ठीक है, ये भी दो सेट्स के बीच में ही डिफाइन किया जाता है। जैसे कि देखो ना, आपके पास अगर मैं कह दूं कि एक ए सेट है, जैसे कि यही था हमारे पास, ए क्रॉस बी ही था, तो उसमें से हमें मिला था 1,4 और 1,5। ये सारे जो ऑर्डर पेयर्स थे वो लिखूं मैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बन रहे थे। ऐसे तो जो देखो ना, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारे पास, इसमें से हमने रिलेशन उठाना है। ये जो पहले पहले वाले हैं ये सारे किसको बिलोंग करते हैं, ए सेट को। और जो दूसरे दूसरे वाले हैं ये सारे जो हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, बी सेट को। तो इसका मतलब है कि मैं अगर कह दूं कि कोई ऐसे इसमें से पेयर्स उठाओ, इसमें से कोई ऐसे पेयर्स उठाओ कि जो आपको ओड नंबर्स देते हों, जो उनको जमा करो, यानी कि ए प्लस बी इस तरह से करो कि आपके पास ओड नंबर आए। क्या है, ओड नंबर, यानी कि ए बिलोंग करता है किसको, ए सेट को, और बी किसको बिलोंग करता है, बी सेट को। यानी कि इन दोनों को आप यूं करके उठाओ कि इनको जमा करने से आपके पास कोई ओड नंबर बनता हो। तो इनमें से किस किस से ओड नंबर बन रहा है, एक हमारे पास जो ओड नंबर बन रहा है ना, वो बन रहा है इस वाले से, और एक और नंबर हमारे पास बन रहा है यहाँ से, और मेरे ख्याल में एक और नंबर हमारे पास बन रहा है यहाँ से। यानी कि एक मैं रिलेशन लिखने लगी हूँ R1 इसमें, कैसे कि 1,4। दूसरा हमारे पास बना था ओड नंबर, हमारे पास आ रहा था यहाँ से 2,5 से ओड नंबर, और फिर हमारे पास एक बना था 3,4 से ओड नंबर। देखो ना, अगर इसको जमा करें तो क्या बनता है हमारे पास 5। फिर इसी तरह इन दोनों को जमा करें तो बना 7, इन दोनों को जमा करें 7। क्या ये सारे ओड नंबर्स नहीं हैं? तो इसको लिखूं मैं, अगर इस रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो ये मैं यूं लिखूंगी कि ए कोमा बी, ए कोमा बी इस तरह है कि ए बिलोंग करता है सेट ए को, और इस तरह बी बिलोंग करता है सेट बी को। कंडीशन इसमें मैंने क्या लगाई हुई है, ए प्लस बी, तो हमें हासिल क्या होगा, ओड नंबर। समझ आ रही है बात की, यानी कि ये रिलेशन की कंडीशन अब मैंने लगा दी। इसमें मैंने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट्स से जो ऑर्डर पेयर्स थे वो मैंने नहीं उठाए, मैंने बीच में से 3 ऑर्डर पेयर्स उठाए हैं। उसमें मैंने कंडीशन क्या लगाई है, मेरे पास कंडीशन है कि ए और बी को इस तरह से ऐड करो कि आपके पास क्या आए, आगे ओड नंबर आ जाए।
तो ऑड नंबर इन्हीं में से आ रहा है ना, यानी कि इससे ये पता चलता है कि जितना आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने ऑर्डर पेयर्स हैं उसमें से आप जितने मर्जी पीसेस उठा सकते हो, टुकड़े उठा सकते हो, यानी कि रिलेशन इसमें से डिफाइन है। इस तरह हमें ये पता चला है कि ये जो रिलेशन R1 है ये तो सबसेट है किसका, A क्रॉस B का। ये रिलेशन जो मैंने ये वाला जो रिलेशन उठाया है ये तो सबसेट हो गया A क्रॉस B का। ऐसी है ना, A क्रॉस B का ये तो सबसेट हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाई थी, कंडीशन लगाई थी। वो कंडीशन क्या है, A प्लस B। तो जो रिलेशन होता है वो भी टू सेट्स के बीच में ही है, टू सेट्स के बीच में ही रिलेशन होता है, लेकिन वो किसी न किसी कंडीशन को फॉलो कर रहा होता है। तो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन को रिप्रेजेंट कितने तरीकों से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन, यानी कि हम इसको रिप्रेजेंट कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो हम इनको बच्चों तीन तरीके होते हैं, हम इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक क्या होता है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। एक हमारे पास होती है रोस्टर फॉर्म, और एक हमारे पास होती है सेट बिल्डर नोटेशन। जैसे कि फर्ज करो मैंने ये, इसको कहते हैं विजुअल फॉर्म। इसको जब हम विजुअल फॉर्म में कहते हैं, ए मैंने ले लिया एक सेट ए, ले लिया सेट बी, और इस तरह मैंने एक बी सेट में रख लिया है 1 और 2। ठीक है, अब हम यहाँ से इधर को रिलेशन ले रहे हैं, इसको ऐसे लिखते होते हैं, एक रिलेशन है, क्या है, रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। ये क्या है, रिलेशन है ए टू बी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। समझ आ रही बात की? अच्छा जी, यानी कि अगर आप ए और बी को देखो तो ए को 1 से करवा लो और बी को 2 से करवा लो। ठीक है, इसमें एक और रख लेते हैं हम 3। अच्छा स्टूडेंट्स, ये क्या है, डोमेन है, इसको इनपुट भी कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये जो सारा बी सेट है ना, ये जो सारा बी सेट है इसको कहते हैं कोडोमेन। क्या कहते हैं, कोडोमेन। लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ ये वाले 2 ही से मैप करवाए हैं, तो इसको कहते हैं रेंज। वैसे तो ये सारा बी सेट जो है ना, इसको आप कोडोमेन कहते हो, लेकिन जितने ही इसमें से मैप करवा दिए 1 और 2 तक करवाया है, तो इसको क्या कह दिया, रेंज। बात क्लियर हो गई? अब ये जो इनपुट होती है ना, इसको आप कहते हो प्री इमेज, और ये जो रेंज होती है ना, इसको आप कह लेते हो इमेज। समझ आ रही है? ये जो रेंज होती है ना बच्चों, इसको हाइट भी कहते हैं। ठीक हो गया, यानी कि रेंज को हाइट भी कह लेते हैं। अच्छा, एक मैंने आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बताई है, अब मैं आपको इसका रोस्टर फॉर्म बताती हूँ कि ये जो रिलेशन है इसको आप यूं ऑर्डर्ड पेयर्स में कैसे लिखते हैं। उसको कहते हैं रोस्टर फॉर्म A,1 A,2, फिर B,1, फिर B,2। ना A को 1 से,
ए को 2 से, बी को 1 से, बी को 2 से। तो मैंने 3 का तो बिल्कुल आपको ये समझाने के लिए बताया था कि कोडोमेन क्या होती है असल में। कोडोमेन का आगे जाके आपको मज़ीद कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको साथ कोडोमेन का भी बता दिया। अब ये वाली जो फॉर्म आई है ना, इस वाली फॉर्म को कहते होते हैं हम रोस्टर फॉर्म। अब जैसा कि हमने पीछे एक रिलेशन बनाया था, तो उसमें मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि ए कॉमा बी ऑर्डर पे लेना है, लेकिन इसमें क्या होगा कि जो ए होगा वो बिलोंग करेगा ए को, और जो बी होगा वो बिलोंग करेगा बी सेट को। तो इसमें एक हमने कंडीशन दी थी सच दैट के जो बीच में वो आ जाएगा ए प्लस बी हासिल करो तो वो इक्वल हो ओड नंबर्स के। तो जो ये जो बीच में कंडीशन देने वाली बात होती है ना, इस फॉर्म को आप क्या देते हो, बिल्डर नोटेशन। ठीक हो गया। सेट बिल्डर नोटेशन इसको आप कह देते हो। तो ये हमारी तीन जो थी ना, ये रिप्रेजेंटेशन थी इनकी के रिलेशंस को। तो अच्छा देखो ना, ये बीच में हमने कंडीशन पढ़ी है, ये क्या है, हमने कंडीशन पढ़ी है। तो जब ये बात देखते हैं कि अच्छा इसमें ओड बने, ये जो हमारे पास ओड आए थे ना, इसी तरह अगर आप इनको जमा करो तो इवन बनता है, इसको जमा करो तो इवन बनता है। इसी तरह आप इवन के लिए भी कंडीशन रख सकते हो। तो इसमें से कितने सेट निकल रहे हैं फिर, और कितने सारे रिलेशन से निकल रहे हैं। तो इस तरह बच्चे पूछते हैं कि एक अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बना ले तो उसमें से हम मैक्सिमम कितने रिलेशन निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ रिलेशंस, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हम बना सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने निकल सकते हैं इसमें से। तो उसके लिए आपने एक फॉर्मूला याद रखना है टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस के लिए। वो क्या होगा, 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय m। अब ये m और n क्या होता है, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, 2 की पावर n ऑफ a मल्टीप्लाई बाय n ऑफ b। अब ये n ऑफ a और n ऑफ b मैंने आपको पीछे बताया था कि ऑर्डर ऑफ a सेट एंड ऑर्डर ऑफ बी सेट। मतलब कि आपके पास ए सेट है, उसमें 1 2 अगर होगा और बी इक्वल है उसमें आपके पास 3 4 हो जाए, तो इसका ऑर्डर क्या है, एन ऑफ ए इक्वल कितना आ रहा है 2। इस तरह एन ऑफ बी क्या आ रहा है 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 2 कितने हैं, ए कितने हैं, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं। तो इसी तरह यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि टोटल जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो इक्वल ये 2 रेज 4। तो इसमें से 16 आपके मजीद रिलेशंस निकल सकते हैं। कितने, 16 रिलेशंस निकल सकते हैं। तो बाइनरी रिलेशंस कितने निकलेंगे, अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। अगर मेरे पास एक सेट है ए, उसमें है 1,2 पड़ा हुआ है, तो मैं कहती हूँ कि मैं ए से ए को ही मल्टीप्लाई करवा लेती हूँ। ठीक है, ए को जब ए से ही मल्टीप्लाई करवाना है, 1,2 लेके क्रॉस करवाना है इसका 1,2 से ही, तो देखना कितने कार्टेशियन प्रोडक्ट कितने बनेंगे इसमें, वो तो बनेंगे ना सिंपली एन ऑफ ए मल्टीप्लाई एन ऑफ बी। तो इसके लिहाज जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनेंगे वो के लिए 4 बनेंगे, लेकिन रिलेशंस कितने बनेंगे वो देखते हैं हम। ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं, 1 का 1 के साथ, फिर 1 का 2 के साथ। अब इस 2 की बारी है, 2 का 1 के साथ, इस 2 का इस 1 के साथ, फिर इस 2 का इस 2 के साथ। तो देखो ना कितने बने, 1 2 3 और 4, 4 बन गए। लेकिन इसमें से बाइनरी रिलेशंस कितने निकलेंगे, तो वो देखते हैं। R1 हमेशा बाइनरी रिलेशंस कितने निकलने हैं, वो 2 की पावर में लेना है n ऑफ a मल्टीप्लाई n ऑफ a। तो ये 2 की मल्टीप्लाई इसका भी 2 था, इसको इसी के साथ करवा रहे हैं, तो 2 की पावर 4 इक्वल 16 बाइनरी रिलेशंस हमारे हमने निकालने। कितने रिलेशंस निकालने हैं, 16। सबसे पहले खाली सेट हो गया जिसको आप यूं भी रिप्रेजेंट करते हो। ठीक हो गया, पहला सेट क्या हो गया, इसमें से पहला रिलेशन क्या हो गया, एम्प्टी। पहला रिलेशन क्या हो गया, एम्प्टी। अब जो दूसरा रिलेशन लेना है वो अकेला पहला लेंगे 1,2। इसी तरह R2 में आ जाएगा आगे वाला सॉरी 1,1 पहले आना था, 1,2 अब आएगा।
R3 में आ जाएगा हमारे पास, देखें पहले एक एक करके ले लेंगे। अब 2,1, इस तरह R4 में आ जाएगा हमारे पास 2,2। ठीक हो गया। अब हमने अकेले अकेले करके ले लिए सारे, अब हम दो दो करके ले लेंगे। R5 में क्या आ जाएगा, अब दो करके ये वाले दो इकट्ठे उठाएंगे, यानी कि इसका इसके साथ, पहले हमने अकेले अकेले लिए थे, पहले हमने अकेले अकेले लिए सारे, अब हम एक के साथ आगे वालों को जोड़ते जाएंगे। तो 1,1 के साथ अब हम जोड़ लेंगे 1,2 को। इसी तरह R6 में चला जाएगा। देखें स्टूडेंट्स, देखें गौर से, इसके साथ हमने इसको जोड़ा था, अब इसको छोड़ के इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको इसके साथ जोड़ लेंगे। 1,1 को अब हम जोड़ लेते हैं 2,1 के साथ। R7 में चला जाएगा 1,1, इसको हम जोड़ लेंगे 2,2 के साथ। यहाँ तक क्लियर है बात। हमने इस वाले को इन तीनों के साथ बारी बारी देखें, इसमें इसमें और इसमें मैप करवा लिया। यहाँ तक अगर किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आई तो वो मुझे कमेंट सेक्शंस में अच्छी तरह से बता सकते हैं कि यहाँ से किस पॉइंट की उनको समझ नहीं आई। समझ आ रही है बात की? अच्छा जी। ओह बच्चों, यहाँ से देखिए ना, हमारे से एक मिस्टेक हो गई है कि ये R2, ये R3 था, ये R4 है, ये R5 है, 6 रिपीट हो गया और आपने भी इस बात का ख्याल रखना है। R8, अब R9 की तरफ जाना है। बच्चों देखें 1,1 वाले की बारी ख़त्म होगी, अब 1,2 को पकड़ेंगे। अब R9 में 1,2 को 2,1 के साथ करवा लेंगे। 1,2 को लिया हमने, 1,2 को लिया हमने 2,1 के साथ। इसी तरह R10 की बारी है, फिर R12 को ले लेंगे 2,2 के साथ। 10 हमारे पास इस तरह रिलेशंस बन चुके हैं। अब हमने R11 लेना है। देखें अब इसकी भी बारी खत्म होगी, अब 2,1 को लेंगे 2,2 के साथ। अब R12 में देखेंगे क्या बनता है। बच्चों अब 2,2 करके भी खत्म हो गया, अब हम 3,3 की बारी करेंगे। अब इन दो को, पहले दो को जोड़ लेंगे ए के साथ, 1,1 और 1,2 को लेंगे हम 2,1 के साथ। अब ये 3 की बारी आ गई, 13 में चला जाएगा। अब इसी को, इन दो को इसके साथ जोड़ के इन दोनों को अब इसके साथ फाइनल वाले के साथ जोड़ेंगे, तो ये बनेगा हमारे पास 1,1, 1,2, अब इसको छोड़ के 2,2 के साथ चला जाएगा। तो 13 रिलेशंस अब तक हमारे बन चुके हैं। अब हम 14 वाले की तरफ जा रहे हैं। किसकी तरफ जा रहे हैं? R14 की तरफ अब हम जा रहे हैं। तो बच्चों देखो, अगर हमने पहले ये वाले दो लिए थे, तो अब हम इस वाले को निकाल के इन दोनों को रख के इन दोनों को लेके इसके साथ चलेंगे। होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आ रही हो कि अब इन दोनों को लेके इसके साथ मैप करवाएं, लेके जाएंगे 1,1, 2,1। देखिए मैंने क्या कहा, इसको निकाल के इसको जोड़ के आगे वाले के साथ लेके जाएंगे, 2,1 को 2,2 के साथ। ये कॉम्बिनेशन हमने बना लिया। अब जो R15 है उसमें क्या लगेगा हमारे पास, उसमें आ जाएगा 1,2। अब इसको इसको और इसको करवा लेंगे, 2,1, 2,2। उम्मीद है आपको इतनी समझ है। अब हमारा फाइनल जो R16 है उसमें सारे 4 के 4 आ जाएंगे, 1,1, 1,2, 2,1, 2,2। तो ये यूं हमारे 16 जो रिलेशंस थे वो इसमें बन चुके हैं। अब इसकी हमने पढ़नी है टाइप्स ऑफ रिलेशन है, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी कि ऑर्डर ऑफ अ सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट। तो उसको आप एन ऑफ ए यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू था। तो इस तरह ना ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ अ सेट को शो करने के लिए, ऑर्डर ऑफ अ सेट को शो करने के लिए आप एक और नोटेशन यूज़ करते हो जिसमें आप मोड का साइन लगाते हो, मॉडुलस। ठीक है,
तो इसको भी इससे भी आप ऑर्डर ऑफ अ सेट डिफाइन कर सकते हो कि ऑर्डर में कितने एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का उस सेट में होना ही उसका ऑर्डर होता है। अच्छा, अब हमने स्टार्ट करना था टाइप्स ऑफ रिलेशंस कितनी होती हैं, कितनी टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। तो बच्चों ये 9 टाइप्स के होते हैं, 9 किस्म के एम्पटी रिलेशंस। देखिए बच्चों, रिलेशन तो बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट का टीचर के बीच में रिलेशन, टीचर का स्टूडेंट के, बच्चों का पेरेंट्स के साथ, और पेरेंट्स का अपने बच्चों के साथ, वालदेन का रिलेशन। तो इसी तरह एम्पटी रिलेशन क्या आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा था कि रिलेशन में कंडीशंस होती हैं। रिलेशन क्या होते हैं, वो सबसेट ही होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के। जितने भी आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं उसमें आप कितने ज़्यादा रिलेशंस निकाल सकते। मैंने भी आपको 16 रिलेशंस निकाल के दिए हैं, ठीक है। मतलब क्या है कि उसमें कहीं ना कोई कंडीशन लगा देते हैं हम। अच्छा, फर्ज करें कि हमारे पास स्कूल में है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं कहती हूँ कि हर 2 स्टूडेंट्स के बीच में, या कोई भी ले लो, तो उन स्टूडेंट्स के बीच में आपने क्या निकालना है कि एज डिफरेंस निकालना है 100 ईयर्स का। तो बच्चों ये तो कंडीशन फॉलो नहीं होगी, आपको समझ आ रही है? तो ये कंडीशन तो नहीं लगेगी ना इस पे। तो यहाँ पे ये एम्प्टी सेट हो जाएगा ना कि एक स्कूल में, मतलब कि एक स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें हम कंडीशन लगा दें कि कंडीशन ऐसे करके लगाएं, एक रिलेशन बनाएं कि ए कोमा बी, यानी कि ये 2 स्टूडेंट्स हैं, इस तरह के ए बिलोंग करे एक एज को, यानी कि ए जो है वो सेट ए में पड़ा हुआ है। कुछ स्टूडेंट्स को हमने सेट ए में रख लिया, कुछ स्टूडेंट्स को हमने सेट बी में रख लिया। तो इस तरह के ए का जो डिफरेंस है एज का, और जो बी का डिफरेंस है उससे, वो 100 ईयर्स का हो। ये मैंने कंडीशन बीच में रख दी ना। ये मैंने क्या किया, बीच में एक मैंने कंडीशन लगा दी कि इन दोनों की एजेस का जो डिफरेंस हो वो इक्वल 100 ईयर्स आए। तो स्टूडेंट्स क्या ऐसा हो सकता है एक स्कूल में, इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए, तो इसके अकॉर्डिंग तो ये रिलेशन एम्प्टी हो जाएगा। ये रिलेशन क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। ऐसी है ना। देखिए ना, यहाँ पे मैंने कंडीशन, अब आपको समझ आएगी कि जो रिलेशन होता है वो असल में कंडीशन होती है। आप किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट्स होते हैं वो सबसेट, जिसमें रिलेशन जो होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है, उसमें एक एम्प्टी सेट भी बनता है। तो मतलब ये कि ये यहाँ पे फुलफिल कर रहा है कि अगर आप स्टूडेंट्स की एजेस का डिफरेंस जो है वो 100 ईयर्स कर दोगे, तो इस तरह का जो सेट होगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। होप यू अंडरस्टैंड कि एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई एक भी ऑर्डर पेयर ना बन रहा हो उस कंडीशन को फुलफिल करते हुए। तो एम्प्टी रिलेशन की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे यूनिवर्सल रिलेशंस की तरफ। तो बच्चों इसी एग्जांपल को आपने रख लेना है कि स्कूल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो अब आप क्या करते हो, एक सेट ए ले लेते हो और एक सेट बी ले लेते हो। अब आप क्या करते हो कि आप एक रिलेशन बनाते हो कि ए कोमा बी आपने ऐसे पेयर्स उठाने हैं जिसमें ए बिलोंग करता होगा ए को और बी बिलोंग करता होगा सेट बी को, सच दैट कि ए और बी का जो एज डिफरेंस होगा ना वो 2 ईयर्स होगा। जैसे यहाँ पे मैंने 100 ईयर्स लिया था, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 2 ईयर्स तो पॉसिबल है। हो सकता है इसमें सारे बच्चे आ जाएं, सारे ही स्टूडेंट्स आ जाएं। अंडरस्टैंड कर रहे हो? यहाँ मैंने कंडीशन क्या रखी है, 2 ईयर्स की। तो हो सकता है यहाँ पे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आ जाएं, पॉसिबल है ना। तो यहाँ पे इस तरह के कंडीशन को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो आता है वो हमारे पास है ट्रिवियल रिलेशंस। ट्रिवियल रिलेशंस में बच्चों ऐसे तमाम रिलेशंस आ जाते हैं जो एम्प्टी सेट को भी फुलफिल करें और रिलेशन यूनिवर्सल को भी, यानी कि एम्प्टी रिलेशन एंड यूनिवर्सल रिलेशंस, ये दोनों इसमें आ जाती हैं। ठीक हो गया, इन दोनों को मिला के आप ट्रिवियल सॉल्यूशन बनाते हैं। अब हम जाते हैं रिफ्लेक्सिव की तरफ। किसकी तरफ जाते हैं हम, रिफ्लेक्सिव रिलेशंस क्या होते हैं। रिफ्लेक्स, आपने बच्चों सबसे पहले इस बात डेफिनेशन के वर्ड पे ही जाना है कि रिफ्लेक्स का मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन।
रिफ्लेक्शन मतलब अक्स। एक हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट हो, उसमें ऐसे पेयर्स उठाने हैं, ऐसे पेयर उठाओ जैसे कि 1,1, 2,2, इस तरह 3,3। तो ये क्या है, ये जैसी डोमेन थी वैसे ही हमारे पास रेंज भी आ रही। समझ आ रही है, जो डोमेन का है वही रेंज का भी आ रहा है, सेम सेम आ रहे हैं। यहाँ पे क्या है, ये कंडीशन बन रही है कि ए कोमा बी, आपके पास एक ऑर्डर पेयर बन रहा है, ए बिलोंग करता है ए को और बी बिलोंग करता है बी को। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ए और बी जो है वो सेम है, और यहाँ पे कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, ए इक्वल बी। समझ आ रही है बात की, यानी कि तो इस तरह के जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे रिलेशन में, तो इस तरह के वो जो मिलकर रिलेशन बनाएंगे उसको आप रिफ्लेक्सिव रिलेशंस कहते हो। इसका क्या मतलब है कि जब आप आईना देखते हो, मिरर देखते हो, शीशा देखते हो, तो आप उसमें अपने आप को देखते हो ना, तो वो आपका ही अक्स होता है। तो इसका क्या मतलब है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को शो कर रहा होता है। होप यू अंडरस्टैंड कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है रिलेशंस। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में आप हूबहू आइडेंटिटी को देख रहे होते हो कि जो इनपुट में दिया वही आउटपुट में आएगा। जैसे कि अगर आप एक्स वाई वेरिएबल्स में लेते हो तो आप अक्सर वहाँ पे एक इस तरह का रिलेशन पढ़ते होते थे, कंडीशन पढ़ते थे। तो इस तरह की कंडीशन को फुलफिल करने वाले रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहा जाता है। अब हम जाते हैं सिमेट्रिक रिलेशंस की तरफ, किसकी तरफ, सिमेट्रिक रिलेशंस की तरफ। अच्छा बच्चों, सिमेट्रिसिटी, ये अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो मैट्रिसेस में पढ़ के आए हुए हैं, सिमेट्रिक निकालो, नॉन सिमेट्रिक निकालो, स्क्यू सिमेट्रिक निकालो, इस तरह की कुछ चीज़ें पढ़ के आए हुए हैं। तो सिमेट्रिसिटी होता है कि अगर आप एक चीज़ के दो हिस्से पार्ट्स कर दो ना, तो जो हिस्सा इस तरफ है वो ही इस तरफ भी हो। इसकी एग्जांपल अभी हम लेते हैं सेट्स में से ही, यानी कि आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही एक रिलेशन इस तरह से उठाना है कि अगर आपके पास एक 1,2 है ना, तो उसी रिलेशन में उसी सेट के अंदर एक ऐसा भी हो जिसमें 2,1 भी पड़ा हो। समझ आ रही बात की, यानी कि जो डोमेन थी पहले वो रेंज बन गई, जो रेंज थी पहले वो डोमेन बन गई। इसी तरह अगर आपके पास 1,3 होगा तो 3,1 भी होना चाहिए। इस तरह के रिलेशन को आप सिमेट्रिक रिलेशन कहते हो। इसका क्या मतलब है कि जैसे अगर तितली के दो पर देखो, तो जो अगर उसको सेंटर में से आप हाफ द वे करते हो, तो जो इस तरफ वाला पर होगा जैसा होगा वही सेम टू सेम दूसरा पर भी होगा। समझ आ रही है बात की। इसी तरह जो एक दरख्त के जो लीव्स होते हैं, पत्ते होते हैं, अगर उसको सेंटर में से कट ऑफ करते हो तो दोनों हिस्से सेम सेम नज़र आ रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम अपनी नोज से इस तरफ का हिस्सा देखें और इस तरफ का हिस्सा देखें, तो हमें वो अपने चेहरे भी नज़र सेम सेम आ रहे होते हैं। तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं वो सिमेट्रिक रिलेशंस होते हैं। इस चीज़ में तो मैं अक्सर वो एक फनी सी एग्जांपल होती है, जो चाइनीज़ होते हैं वो भी सारे सेम सेम ही नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन खैर वो यहाँ फिट नहीं होती। तो उम्मीद है आपको सिमेट्रिक रिलेशंस की भी समझ आ गई होगी कि अगर 1,2 पड़ा है तो उसका 2,1 भी होना चाहिए, अगर 1,3 है तो 3,1 भी होना चाहिए। अगर कोई और इसमें आ जाता है तो वो फिर सिमेट्रिसिटी उसमें नहीं है कि सिमेट्रिक रिलेशंस हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। आगे आता है ट्रांजिटिव। आगे कौन सा रिलेशन है, बच्चों नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है, ट्रांजिटिव मतलब ट्रांजिशन, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, ट्रांजिशन। यानी कि मूव करना। तो जब ट्रांजिशन की बात होगी तो हम कहेंगे कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं। ए पॉइंट है ए और इससे हम बी की तरफ गए,
और फिर बी पॉइंट से आगे सी की तरफ भी गए। तो इस तरह का रिलेशन जिसमें 1.1 था, इससे हम 2 की तरफ गए, फिर 2 था तो इससे हम 3 की तरफ भी गए। तो इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं उसको आप कहते हो ट्रांजिटिव रिलेशंस, यानी कि जहां पे पहला ऑर्डर पेयर खत्म हो रहा है दूसरा वहां से स्टार्ट हो रहा है। होप यू अंडरस्टैंड। अब हम कहते हैं इक्विवेलेंस क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, पहले हमने बात की थी कि अगर एम्प्टी, यूनिवर्सल, ये दोनों मिल जाएं तो हमारे पास ट्रिवियल बन जाता है। अब हम कहते हैं कि अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव मिल जाएं तो हमारे पास इक्विवेलेंस आ जाता है। समझ आ रही है बात की। अगर हमारे पास अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव अगर हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव मिल जाएं तो ये क्या बन जाता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। यानी कि इसमें हमारे पास एक रिलेशन ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे पास 1,1, 2,2, 3,3, इसी तरह 1,2, 1,3, 3,1 और 2,3 यही रह जाता था। ये सारा हो, यानी कि ऊपर वाले जितने भी थे मैंने उनको कंबाइन कर दिया। तो ये हमारे पास ये अब कौन सा है, इक्विवेलेंस, यानी कि इसका ये दोनों सेम सेम है। तो ये सारे किसको शो करते हैं, रिफ्लेक्सिव को। अब अगर 1,2 है तो इसका, सॉरी 2,1, तो अब अगर देखा जाए तो 1 से आप अगर 2 की तरफ जा रहे हो तो 2 से आगे 3 की तरफ भी जा रहे हो, तो यानी कि इसमें ऊपर वाले तीनों आ जाते हैं। तो ये आपको हो जाता है इक्विवेलेंस। अगर कोई ऐसा नहीं होता तो उसको आप नॉन इक्विवेलेंस कह देते हो। इसी तरह स्टूडेंट्स थे कि नॉन रिफ्लेक्सिव क्या होता है, नॉन सिमेट्री क्या होता है। अगर किसी रिलेशन में ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती रिफ्लेक्सिव वाली तो वो नॉन रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और इसी तरह अगर किसी में सिमेट्रिसिटी की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती तो वो नॉन सिमेट्रिक हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। जहाँ से आपको समझ नहीं है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि मैम हमें यहाँ से समझ नहीं आई। तो स्टूडेंट्स अब आपको ये भी आ जानी चाहिए कि रिलेशंस 9 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप एक ही कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऊपर कितने ज़्यादा रिलेशंस निकाल सकते हैं। तो यहाँ से एक पॉइंट तो ये भी क्लियर हो गया, और वो ये था कि इन जनरल असल में जो रिलेशंस होते हैं ना वो सब सेट होते हैं किसके, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ए क्रॉस बी के। इन जनरल मैं एक बात लिखूं, अगर इन जनरल, तो जो इन जनरल मतलब के जो रिलेशंस होते हैं ना, एनी रिलेशन आर, जैसे कि ए रिलेट करता है बी को। आप ये जो ए कोमा बी लिखते हो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यानी कि कोई भी जो रिलेशन होता है ए से बी की तरफ जो रिलेशन है वो क्या है, इज सब सेट। वो क्या होता है, सब सेट होता है किसमें, ए क्रॉस बी में। अब ये ए क्रॉस बी क्या है आपको पता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, दो सेट्स का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसका सबसेट होता है। और नंबर ऑफ रिलेशंस निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि आप कितने रिलेशंस निकाल सकते हैं, वो इक्वल होता है 2 की पावर में लेना है आपने n ऑफ a मल्टीप्लाई n ऑफ b। आप इसको यूं भी ले सकते हो n ऑफ a क्रॉस b, ऐसे भी लिख सकते हो।
तो यहाँ तक जो भी आपको समझ नहीं आई वो आप मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताएंगे। अब हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ था, तो ये सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर